Hello dear students. Now few questions are left in additional exercise, out of which question number 30 is already taught in theory lectures. Here we have to find electric field at any point P at a perpendicular distance r from infinitely charged wire, और ये हमें अच्छे से आता है. If we take one small segment of length dx, कुछ याद आया, at a distance x from the wire. In this small segment there will be a small charge dq. Let lambda be the linear charge density. So in unit length charge is lambda. So in dx length how much charge is there? It is lambda dx. What is electric field at this point P? Due to this small line element, means it is just like a point charge. So electric field is, suppose this segment makes an angle theta with vertical line. So this electric field, as it is positive charge, यहाँ से फिर outward होगा. So this is theta. ये पूरा टॉपिक हमने ऑलरेडी आगे स्टडी कर लिया है. सिर्फ आपको ओवरव्यू बता देता हूं कैसे करना है. डी कॉस थीटा एज वेल एज डी साइन थीटा. क्लियर? एज इट इज इनफाइनाइट वायर, यहां से भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, मीन्स सेम सेगमेंट, सिमिलर सेगमेंट आप वायर के दूसरे साइड भी कंसीडर कर सकते हो. और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज लाइक दिस. क्लियर और नॉट? डी मेकिंग एंगल थीटा, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा. तो डी साइन थीटा गेट कैंसल एंड डी कॉस थीटा. किसी ने मुझे फोन पे ऐसा भी पूछा था कि सर हमें दो डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन नहीं करना है. मैंने मना किया, दो डी कॉस थीटा का नहीं करना है, हमें तो सभी डी कॉस थीटा का करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड. तो इस तरह से हमें डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है ओवर एंटायर लेंथ. बट व्हाट इज डी? के क्यू बाय व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस? रूट ऑफ x square plus r square into cos theta. What is cos theta? चलो cos theta को रहने दे ऐसे ही, ठीक है. Clear? What is dq? Lambda dx. K is 1 upon 4 pi epsilon 0. That will substitute afterwards. So here you can write like this. Now let थीटा को हम वेरिएबल कन्वर्ट कर देते हैं. मतलब लेट टेन थीटा इज एक्स अपॉन आर. तो एक्स इज आर टेन थीटा. बच्चों टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा. बाजू में डी थीटा लिखना पड़ेगा, या तो फिर डी एक्स बाई डी थीटा लिखो. तो आर सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होगा. तो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख देंगे. क्लियर? इवन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो रूट है, अलग से बता देता हूं मैं आपको. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या लिखेंगे उसकी जगह? एक्स की जगह आर टेन थीटा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर. आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से. 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर. क्लियर और नॉट? तो सेक स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? सेक थीटा. आता है ना कि भूल गए? एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दे क्या बच्चों? समझ में आता है?
सेक स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे हम अब देखिए ये जो डी कॉस थीटा है, डी कॉस थीटा, तो डी की जगह क्या है, के लैम्बडा, ओके, डी कॉस थीटा के लैम्बडा, डीएक्स क्या है, आर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? डीएक्स क्या है, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है, आर सेक थीटा, आर सेक थीटा। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, एंड कॉस थीटा जो है वो एज इट इज यहीं पे रहेगा। क्लियर? तो डी कॉस थीटा क्या बन गया, देखिए आप, के लैम्बडा, डीएक्स क्या मिला, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डीएक्स क्या मिला, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इनटू कॉस थीटा, एंड ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो उसकी जगह हमें क्या मिला, आर सेक थीटा मिला। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा, ये के लैम्बडा, आर कट हो जाएगा, सेक थीटा भी एक कट हो जाएगा, सेक इंटू कॉस क्या हो जाएगा, बोलिए 1 हो जाएगा। क्लियर? कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ रूट नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये रूट नहीं आएगा, मतलब यहाँ हमें एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ही सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर? तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक आर कट हो जाएगा, कुछ गड़बड़ लग रही थी, के लैम्बडा बाई आर, एक आर कट हो जाएगा, सेक स्क्वायर कट हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। ओके बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना था, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर? ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, पर हमें इसका स्क्वायर करना है तो रूट नहीं आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर और नॉट? ये जो डिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में रूट चला जाएगा, कॉस थीटा बराबर, फिर डी क्यू की जगह हमने क्या रखा, लैम्बडा डी एक्स, टेन थीटा क्या है, एक्स अपॉन आर, तो एक्स क्या होगा, आर टेन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा, डी एक्स क्या हो गया, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमने यहाँ गलती से रूट लिख दिया था, इसलिए गड़बड़ हो गई थी। अब आर स्क्वायर बाहर ले लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर। तो डी कॉस थीटा क्या हो गया, बोलिए के लैम्बडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर और नॉट? बोलो, एनी डाउट इन दिस? पता चला, के लैम्बडा बाई आर, ये सेक स्क्वायर कट हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पे ना हमें टू गेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डी कॉस थीटा का समेशन करना है, क्योंकि डी साइन थीटा तो कट हो रहा है, सभी डी कॉस थीटा का क्या करना है, समेशन करना है। पर डी कॉस थीटा क्या है बोलो बच्चों, के लैम्बडा बाय आर तो कांस्टेंट है, बाहर डाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, वेरिएबल कौन है हमारा, थीटा। अब समझिए, अगर ये वायर इनफाइनाइट होता है तो जितना ये सेगमेंट दूर जाएगा उतना ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल देखिए बढ़ता जाएगा। तो जितना ये दूर, अगर ये इंफिनिटी पे होगा तो ये लाइन पैरेलल चलेगा, तो एंगल बनेगा 90, और इधर भी क्या बनेगा, ऐसे ही जितना दूर जाएगा सेगमेंट, क्योंकि हमने तो एक सैंपल पीस बताया है, पूरे वायर को ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करना था। तो ये लिमिट चलेगा -π/2 से +π/2। ओके, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, पर कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है। क्लियर? कहां से कहां, -π/2 से π/2। ठीक है, अब समझिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बोलो, के लैम्बडा बाय आर sin π/2 माइनस साइन ऑफ -π/2, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा बच्चों बोलो, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब sin π/2 प्लस sin π/2 क्या हो गया, 1 + 1 2, तो इट इज 2k लैम्बडा बाय आर। वैसे हमने ये तीसरी बार किया, पहली बार
थ्योरी लेक्चर में बिल्कुल ऐसे ही बताया गया था। क्लियर? दूसरी बार हमने ये फाइंड किया था यूजिंग गॉस थ्योरम, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली लिखा है कि यू डू नॉट हैव टू यूज गॉस थ्योरम। क्लियर? विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। तो इस तरह से ये k की जगह 1/4πε0 अगर आप डालोगे 1/4πε0 तो 2 कट हो जाएगा और इस तरह से आंसर आएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड? डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वायर, क्योंकि d cos थीटा ही रिजल्टेंट फील्ड बचता है, sin थीटा तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए रिजल्टेंट फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द वायर। तो इस तरह से ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। d क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट। पहले हमने स्मॉल सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। क्लियर? उसके दो कंपोनेंट किए, d cos d sin, जहां पे d क्या है? d वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये d वेक्टर क्या है? इसके कारण ये क्या है? छोटा सा सेगमेंट, और ये जो छोटा सा सेगमेंट है इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। इसलिए d क्या लिया हमने? kq/r², पर r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। कितना है डिस्टेंस? √(x² + r²), तो kq/r²। अब रूट का स्क्वायर तो रूट चला जाएगा इनटू व्हाट? cos थीटा। और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। एनी डाउट इन दिस? यहाँ कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं, दिख भी रहा है सब कुछ, ठीक है। चलिए, ये आसान सवाल था और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप अच्छे से पढ़ना। मैंने सेमी इनफाइनाइट वायर का करवाया था, फाइनाइट वायर का करवाया था। आप आगे के वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट it is now believed that proton and neutron are themselves built of more elementary units called quarks. Proton and neutron consist of 3 quarks each. Two types of quarks, so called up quark जिसका चार्ज +2/3 है, and down quark जिसका चार्ज -1/3 है। ये भी इंफॉर्मेशन आपको आगे दिया गया है। हमें ये फाइंड करना है कि सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सपोज देखिए, अप क्वार्क इसका जो चार्ज है वो +2/3 है, एंड डाउन क्वार्क इसका जो चार्ज है वो -1/3। अब जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो कंस्ट्रक्शन है, सपोज उसमें n अप क्वार्क्स है, n अप क्वार्क्स है, ठीक है। तो टोटल 3 क्वार्क है, तो डाउन क्वार्क कितने? 3 - n। टोटल नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स आर 3 - n। टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन, टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन is n times charge of up quark and 3 - n times quark of down charge. What is charge of up quark? +2/3, and this charge of proton you know +e, and charge of down quark आपको मालूम है कितना है? -1/3 is equal to what? e। तो e क्या हो गया? कट, तो 2/3n प्लस ये माइनस यहां ले लेते हैं, ठीक है ना, 1/3e, e तो हमने कट कर दिया है, इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। क्वेश्चन ये है कि हमें ये फाइंड करना है कि कितने अप क्वार्क होंगे, कितने डाउन क्वार्क होंगे। देखिए, अब दोनों के अपॉन में 3 है, तो 2n -3 + n इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। तो 2n + n क्या हो गया? 3n, और 3 + 3 क्या हो गया? बोलिए 6। तो n क्या हो गया? बोलिए 2। मतलब अप क्वार्क कितने हैं? 2, और डाउन कितने? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वार्क जो है वो 3 है, इसलिए मैंने अप क्वार्क n लिए, तो डाउन क्वार्क कितने लेने पड़ेंगे? 3 - n। तो n की वैल्यू 2 मिली, तो डाउन क्वार्क कितने? 3 - 2 1। इसलिए प्रोटॉन का जो कंस्ट्रक्शन आगे भी आपको बताया गया था UUD होता है। सिमिलरली आप न्यूट्रॉन के लिए करना, सिर्फ प्रोटॉन की जगह आप क्या लिखोगे?
न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन लिखोगे, और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 0। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 0। क्लियर? यहां से भी ई कॉमन निकलेगा, 0 के अपन में चला जाएगा, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 3, n बचेगा 1। देख लेना बच्चों, सेम ही मेथड, n1 होगा। मतलब न्यूट्रॉन के केस में, ये प्रोटॉन का कंस्ट्रक्शन है, न्यूट्रॉन के केस में अप क्वार्क कितने होंगे? 1, एंड डाउन कितने होंगे? बोलो बच्चों, 3 - 1 मतलब 2। मतलब न्यूट्रॉन का कंस्ट्रक्शन UDD होगा, एक अप और 2 डाउन क्वार्क। यस और नो? तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या लिखा है। कंसीडर एन आर्बिट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कन्फिग्रेशन। कंसीडर आर्बिट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कन्फिग्रेशन। ठीक है, कंसीडर कर लिया। चलिए उसके बाद क्या करना है? आर्बिट्री फील्ड कन्फिग्रेशन, चार्ज का अरेंजमेंट हम ऐसा बता देते हैं। ठीक है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ चार्ज। अब क्या बोलते हैं देखते हैं। नाउ अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ नल पॉइंट। बोलो बच्चों, नल पॉइंट किसे कहते हैं? बताया गया था आपको, जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो सपोज ये नल पॉइंट है, इट इज अ नल पॉइंट। यहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है। ठीक है, अब क्या लिखा है? सो दैट इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज इज नेसेसरीली अनस्टेबल। तो ये आपको पता है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसमें आपको नल पॉइंट मिल सकता है। मतलब चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह सकता है, लेकिन चार्ज पार्टिकल कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से सपोज ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ ये नल पॉइंट है, अगर मैं यहां से इस चार्ज को डिस्प्लेस करता हूं, समझो बच्चों, तो ये चार्ज स्टेबल कब होगा? देखिए इक्विलिब्रियम में तो है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए यहाँ पे जब चार्ज होगा तो चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? 0। क्योंकि यहाँ पे चार्ज जहाँ पे है वो नल पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो चार्ज के ऊपर फोर्स 0 होगा। मतलब इट इज अ नल पॉइंट। क्लियर? मतलब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ऐसा कब कहेंगे? कि अगर आप यहाँ से इसको डिस्प्लेस करो और वो वापस वहीं पे आ जाए, वो वापस मतलब किसी भी डायरेक्शन में, इधर डिस्प्लेस करो, इधर डिस्प्लेस करो, इधर डिस्प्लेस करो, कहीं भी चार्ज को ले जाओ, लेकिन वो चार्ज वापस वहीं पे जाना चाहिए। ऐसा कब होगा? पता है ऐसा कब होगा? कि अगर किसी भी पॉइंट से आप चार्ज को रिमूव करो और दूर ले जाओ, डिस्प्लेस करो, और वापस वो वहां पे कब आएगा? अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉइंट पे कंपलसरी इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन से अंदर जानी चाहिए। क्लियर और नॉट? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन से कैसे जानी चाहिए? अंदर, यहां से भी अंदर। ऐसा तभी होगा जब वहां पे ऑलरेडी कोई चार्ज एग्जिस्ट होगा। क्लियर? अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर ही जा रही। तो अगर हम इसको यहां से डिस्प्लेस कर देंगे, फिर यहां तो कोई चार्ज एग्जिस्ट है नहीं, तो ये चार्ज वापस आने वाला नहीं है। ये याद रखना। मतलब ये इक्विलिब्रियम है, पर ये कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, पर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस यहाँ पे आने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? क्योंकि वहां कोई चार्ज नहीं है। ये अगर आप किसी भी डायरेक्शन में इसको ले जाओ, वापस कब आएगा? जब फील्ड लाइंस अंदर जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते और उसको अगर आपने यहाँ से कहीं भी डिस्प्लेस किया, तो वापस कब आता? अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड लाइन उस पॉइंट से सभी डायरेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं करता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में आप उसको डिस्प्लेस करो, अगर डिस्प्लेस करने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अपने आप पहुंच जाए, तभी उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से डिस्प्लेस करोगे तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कभी भी नहीं आ सकता है। याद रखना। इसलिए इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल है।
सॉरी अनस्टेबल है। कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल, मतलब इक्विलिब्रियम तो है पर स्टेबल नहीं है। ओके, नाउ विल सी सेकंड पार्ट। We'll see second part of the question. Verify this result for simple configuration of two charge of same magnitude. Okay, two charge of same magnitude. देखिए यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। अगर मैं सेंटर पे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब है? देखिए सभी के ऊपर नेट फोर्स कैसा लगना चाहिए? 0। अगर इन दोनों के सेंटर में मैं कोई चार्ज रख देता हूँ, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर, इसके ऊपर ये भी 0 फोर्स लगाएगा, ये भी 0 फोर्स लगाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दूं, वैसे सब इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ डिस्प्लेस कर दूं, तो पहले ये जो फोर्स लगाता था, अब ये कुछ अलग फोर्स लगाएगा और ये भी कुछ अलग फोर्स लगाएगा। क्लियर और नॉट? मतलब ये पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए फिर से बताता हूँ, सपोज इन सबको इक्विलिब्रियम में रखना है हमें, तो सेंटर पे कितना चार्ज रखना पड़ेगा ये फाइंड करो। इक्विलिब्रियम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कुछ डिफरेंट, कि अगर ये पूरा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो ये चार्ज कितना होना चाहिए। अब देखिए ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इसलिए सेंटर पे आप पॉजिटिव रखो कि नेगेटिव। एस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड बाहर जाएगा, इस पॉजिटिव से भी बाहर जाएगा, नेट फील्ड विल बी 0। तो सेंटर पे आप कितना भी चार्ज रखो, नेट फोर्स क्या लगेगा? 0 लगेगा, ठीक है। मतलब सेंटर वाला चार्ज हमेशा सेंटर वाला चार्ज हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन ये चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा? तो देखिए ये क्या करेगा? इसको रिपेल, तो ये कंपलसरी क्या होना करना चाहिए? अट्रैक्ट। अब ये अट्रैक्ट कब करेगा? पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है? मतलब ये चार्ज कंपलसरी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये F1 इज द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू Q1 चार्ज, इसको मैं Q0 ले लेता हूं, इसको मैं Q2 ले लेता हूं, एंड FO इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ड्यू टू QO चार्ज। अब ये इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब F1 एंड FO कैसा होगा? सेम मैग्नीट्यूड। अब F1 क्या है बताइए? कितना है F1? बोलो। F1 मतलब Q² बाई, ये डिस्टेंस R है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस सपोज R है, तो ये R/2 होगा। तो FO क्या होगा बच्चों? बोलो। KQ³ बाई R/2 का स्क्वायर, R²/4। हमें ये पता चल गया कि ये नेगेटिव है, हमें यहाँ से इसका वैल्यू मिलेगा। देखिए K/R² कट, Q कट, तो Q क्या मिल गया? बोलो बच्चों, Q/4। क्लियर और नॉट? मतलब ये चार्ज कितना होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो मैग्नीट्यूड मिला, नेगेटिव होना चाहिए ना, -Q/4। तब जाके ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अब समझना, ये -Q/4 होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? Q। अब ये जो -Q/4 है वो इसके ऊपर FO फोर्स तभी लगाएगा जब ये डिस्टेंस R/2 होगा। बात समझ में आ रही है? जब ये डिस्टेंस क्या होगा? R/2। क्लियर? लेकिन जैसे ही आपने इसको, और इसके ऊपर ये कितना फोर्स लगा रहा है? F1। समझना ध्यान से। जैसे ही आपने इसको डिस्टर्ब किया, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस चेंज हो गया। अब इन दोनों के बीच फोर्स चेंज हो गया, तो अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे, तो ये चार्ज डिस्प्लेस हो जाएगा। अब ये चार्ज डिस्प्लेस हो जाएगा, क्लियर और नॉट? मतलब ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता है कभी भी, क्लियर और नॉट? वैसे भी अगर आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन जो सभी बुक में लिखा हुआ है कि अगर मैं सेंटर पे +Q रख दूं और थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करूं इधर उधर, बोलो वापस आएगा? नहीं आएगा। ये रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ लगेगा। जैसे ही आपने इसको डिस्प्लेस किया वो यहाँ से दूर भाग जाएगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम है, पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। सभी बुक में आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि सेंटर में अगर आप +Q रखोगे, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, अभी तो वो इक्विलिब्रियम में है क्योंकि नेट फोर्स 0 लग रहा है, लेकिन जैसे आपने थोड़ा डिस्प्लेस किया, ये क्या करेगा? रिपेल।
ये प्लस क्यू यहाँ गया, ये क्या करेगा रिपेल, अब दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लगेगा, मतलब ये चार्ज इस तरफ चला जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहां से आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34, मुझे लग रहा है कि आप खुद कर सकते हो 33 एज वेल एज 34, क्योंकि ये क्वेश्चन के कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देख लिए हैं आगे अगली वीडियो लेक्चर्स में। A particle of mass m and charge minus q enters the region between the two charged plates, initially moving along x-axis with speed vx. The length of the plates is L. Length of the plate is L. ये चार्ज पार्टिकल लेट अस कंसीडर सेंटर से ही एंटर हुआ विथ वेलोसिटी vx, विथ वेलोसिटी vx। ओके, सपोज मैं पॉजिटिव चार्ज ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज द प्लेट ऊपर ले रहा हूँ, नेगेटिव प्लेट नीचे ले रहा हूँ, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, नेगेटिव के अंदर जाएगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो हमें फाइंड क्या करना है कि so that vertical deflection of particle at the far edge of the plate, at the far edge of the plate, मतलब यहां से ये पार्टिकल ऐसे निकलेगा, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब ये यहाँ कितना डिफ्लेक्ट हुआ ये आपको फाइंड करना है। बोले ये पढ़ाया था कि नहीं आपको? देखिए ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स कौन लगाएगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है? फील्ड की वजह से। फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है? फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? मतलब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब इफ यू स्टडी फॉर एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और सपोज ये पार्टिकल यहाँ एंटर हुआ 0 टाइम पे और यहाँ फार एच पे निकला t टाइम पे, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा तो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया l, वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर किया y, हॉरिजॉन्टली l, वर्टिकली y, बट वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो टाइम कितना लगेगा बोलो? l by vx। चलो नाउ इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन, बोलिए चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा QE, उसका एक्सेलरेशन, फोर्स इज एक्टिंग इन y डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा? QE by m। नाउ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज QE by m, एंड टाइम क्या है बोलो? L by vx, उसका क्या स्क्वायर? तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? हाफ QE by m L by vx स्क्वायर। सिंपल, यस और नो? यही तो फाइंड करना था, यस और नो? QE L स्क्वायर by 2m vx स्क्वायर, वही हो गया, यही दिया हुआ है आपको। वर्टिकल डिफ्लेक्शन इतना होगा एट फार एज। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर यू एज एन एक्सरसाइज, एन होमवर्क। एक क्वेश्चन तो खुद करो बेटा, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, इसके बेस पे ये डरो मत। चलो देखो क्या है। सपोज दैट पार्टिकल इन दिस क्वेश्चन 33, मेरा बुरा आदत है क्वेश्चन नंबर नहीं लिखता, ये क्वेश्चन 33 था, लिख लेना, ठीक है ना? तो is an electron projected with velocity 2 into 10 raised to 6 meter per second. If E between the plates is also given, okay, and plates separated by 0.5 centimeter, where will the electron strikes the upper plate? मतलब हमें ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा कि ये प्लेट से बाहर नहीं निकल रहा है, प्लेट काफी लंबी है और ये कहाँ स्ट्राइक करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए सेम मेथड, कहाँ स्ट्राइक करेगा प्लेट पे वो हमें फाइंड करना है। मतलब फाइंड क्या करना है आपको पता है? आपको x फाइंड करना है कि सपोज इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स, यहां से एंटर हुआ, सपोज इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स एट अ डिस्टेंस x,
एट अ डिस्टेंस x। बोलो x डिस्टेंस 0 टाइम पे यहाँ था, t टाइम पे स्ट्राइक किया, तो l की जगह हम क्या लिख देंगे x। क्लियर? तो x बाई vx मिल गया। अब यही पूरा प्रोसीजर चलता रहेगा, पर जो y है y हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि इसको एग्जैक्ट सेंटर से प्रोजेक्ट किया, सेंटर से, तो y क्या होगा बोलो बच्चों, ये डिस्टेंस जो है बिटवीन टू प्लेट उसका आधा, कितना है डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.25 सेंटीमीटर, 2.5 10⁻³ मीटर। यस और नो? चलो y मिल गया, आपको फाइंड क्या करना है x। l की जगह किसने ले ली, x ने। l की जगह किसने ले ली, x ने। आपको फाइंड क्या करना है x, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m vx² डिवाइड बाई QE। दिखता है ना यहाँ पे, नहीं दिखता है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, पूरा बोर्ड दिख रहा है, सही। चलिए x² ये हो गया 2m vx² बाई QE, तो x क्या होगा बच्चों, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, रेज़ टू हाफ इनटू vx। y कितना लोगे 2.5, मास किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि उन्होंने दिया है इलेक्ट्रॉन इज द पार्टिकल। चार्ज किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन का। चार्ज किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि अभी यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दे दिया है। मास किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना बच्चों, मास इलेक्ट्रॉन का, चार्ज इलेक्ट्रॉन का। क्लियर और नॉट? मास इलेक्ट्रॉन का और चार्ज इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह से अब तो आप कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का बटन होता है। मास दिया हुआ है, भाई आपको मैंने बता दिया कैसे लेना है, ये पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी शायद दी है आप लोगों को, यस इट इज गिवन 9.1 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। सो सॉल्व दिस एंड लग रहा है कि आंसर आपको मिल जाना चाहिए, 1.12 सेंटीमीटर के आसपास आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? और vx भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ओके, on Friday I will upload question paper on our Umesh Maheshwari's Physics Group Tuition app. Download this app from Google Play Store, Umesh Maheshwari's Physics Group Tuition. जो आईडी पासवर्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट की जगह उमेश माहेश्वरी फिजिक्स ग्रुप ट्यूशन ऐप डाउनलोड कर लेना, प्रोग्रेस रिपोर्ट की जगह वो ऐप डाउनलोड कर लेना। आईडी पासवर्ड आपके वही चलेंगे जो पुराने हैं, ठीक है। और फ्राइडे को मैं एक पेपर अपलोड करूंगा ऐप में, ठीक है। वो फ्राइडे को पेपर आपको लिखना है, पेरेंट्स के सामने बैठ के लिखना है। टुमारो मॉर्निंग विल डू, मॉर्निंग और लेट इवनिंग विल डू वन जूम मीटिंग। आपके पेरेंट्स को पता चलना चाहिए कि सर ने क्या किया है और आपने क्या किया है, ठीक है। असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशन अपलोड किया गया है। तो फ्राइडे विल टेक टेस्ट एंड फ्रॉम फ्राइडे विल स्टार्ट टू अपलोड वीडियोज ऑफ सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। टिल फ्राइडे आप ऐसा मत समझना कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आई विल नॉट अपलोड एनी videos. I will upload videos of some good questions, good concepts. Is that clear? So YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।